दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लीनियरिटी थ्योरम को समझ रहे थे। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम की। सुपरपोजिशन थ्योरम पे आपके करंट एंड वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आपको देखने को मिलेंगी अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। बिकॉज जब भी कोई सर्किट दे रखा है उसमें अगर मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं और आपसे अगर किसी ब्रांच में करंट पूछ रहा है तो वो करंट आप सुपरपोजिशन से क्यों निकालोगे, आप नोडल से निकाल दोगे। ठीक है, तो एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न सुपरपोजिशन से आपको करंट या वोल्टेज कैलकुलेट नहीं करना है। सुपरपोजिशन से आपको पावर को समझना है, क्योंकि कई बार जो है वो पावर पे सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होती है, कई बार नहीं भी होती है। कब होती है और कब नहीं होती ये पॉइंट को आप क्लियर रखिए। जरा देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है और ये जो सर्किट है ये लीनियर होना चाहिए भाई, ठीक है, और लोड भी मेरा लीनियर होना चाहिए। ये जो लोड है ये भी मेरा लीनियर होना चाहिए, तभी आप सुपरपोजिशन लगा पाओगे। और यहां पे हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं, यहां पे मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं। आपको मान लीजिए इस लोड की पावर को देखना है, पीएल को, तो पीएल के ऊपर सुपरपोजिशन इन जनरल नहीं लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहला जो सोर्स है अगर आप सिर्फ इसको एक्टिवेट रखते हो और इसको डीएक्टिवेट कर देते हो, उसकी वजह से आप यहां पे करंट निकाल लो, ठीक है, और उसकी वजह से यहां पे वोल्टेज निकाल लो। तो अगर मैं वीएस की बात करूं, अगर मैं सिर्फ वीएस को एक्टिवेट करूं और दूसरे को डीएक्टिवेट कर दूं, आईएस को डीएक्टिवेट कर दूं, अब आप बोलोगे सर डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब होता है? करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब होता है इन दोनों पॉइंट को ओपन छोड़ दो, और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब होता है? इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि अगर कोई लीनियर सर्किट है और उस लीनियर सर्किट पे लोड भी लीनियर लगा हुआ है और मल्टीपल सोर्सेज अगर लगे हुए हैं, तो लोड में करंट या वोल्टेज को आप सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, बट पावर को नहीं। ठीक है, तो क्या कहती है सुपरपोजिशन? जरा देखिए। सुपरपोजिशन कहती है कि एक बार इसको डीएक्टिवेट कर दो, मतलब इसको ओपन कर दो और वीएस यहां पे रखो और उसकी वजह से करंट एंड वोल्टेज निकाल लो। तो मान लीजिए वीएस की वजह से करंट है I01 एंड वोल्टेज है V01, और ये करंट मैंने डाउनवर्ड निकाला है और V0 मैंने इस पोलैरिटी का निकाला है अकेले इस सोर्स की वजह से। फिर हम क्या करेंगे? हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे और करंट सोर्स को रखेंगे, दूसरे सोर्स को रखो ये, ठीक है। अब हमने IS को रखा सिर्फ, और IS की वजह से जो इस डायरेक्शन में जो करंट है वो है I02, और जो ये वोल्टेज है ये है V02। इस पोलैरिटी की जो वोल्टेज है वो है V02, ये हमारे इस IS की वजह से है। अब अगर मैं दोनों सोर्स को एक साथ लूंगा पिक्चर में, इस सर्किट पे दोनों सोर्स को एक साथ अप्लाई करूंगा, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं कि जो नेट I0 जो होगा वो इन दोनों को सुपरपोज कर देंगे, I01 प्लस I02, और जो नेट V0 होगा वो होगा V01 प्लस V02। इस तरह से आप इन दोनों को, अगर दोनों सोर्स को एक साथ ले रहे हो तो इनकी वजह से जो करंट एंड वोल्टेज है उस पर भी सुपरपोजिशन लग जाएगा, ठीक है, लेकिन पावर पे नहीं लगेगा। जरा सोचिए, अगर जब अकेला VS काम कर रहा है तो ये होगा PL1, और जब अकेला IS काम कर रहा है तो पावर लॉस है PL2। अब जब दोनों सोर्स काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो टोटल पावर लॉस आएगा वो आएगा PL1 प्लस PL2। ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। तो आप समझिए कि पावर पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को एक तो बिल्कुल क्लियर रखिए अपने माइंड में। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी है जहां पे पावर पे भी सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है।
अब वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे पावर पे सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है? तो उसके लिए आप ये देखिए कि जो ये सोर्सेज हैं या तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो, तो पावर सुपरपोजिशन पे क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, याद रखिए, पावर सुपरपोजिशन। पावर सुपरपोजिशन कब होगी बताओ? इफ ऑल सोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सारे के सोर्सेज अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इसकी अलग फ्रीक्वेंसी और इसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, तो ये अपनी पावर दे रहा है PL1 और ये अपनी पावर दे रहा है PL2, दूसरा सोर्स। अब जब दोनों एक साथ होंगे तो जो टोटल पावर आएगी वो PL1 प्लस PL2 कर सकते हो अगर सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो। दूसरा कंडीशन, इफ सोर्सेज आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है बट करंट इन द लोड, जो लोड में करंट है, ड्यू टू दीज सोर्सेज आर एट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, ये कह रहा है अगर सोर्सेज की सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो सोर्स लगे हुए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, बट इनकी वजह से जो करंट आ रहा है यहां पे I01 एंड I02, ये जो करंट आ रहा है, ये करंट जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज आ रहा है। मतलब एक साइन करंट है तो दूसरा कोसाइन है, फ्रीक्वेंसी बेशक सेम हो, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी का है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट इनकी वजह से जो करंट आ रहा है यहां पे वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होना चाहिए। अगर ऐसा है कि यहां का जो करंट है वो सेम फ्रीक्वेंसी का बट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो आप समझ जाओ कि वहां पे भी पावर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। दूसरी बात, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस तभी हो सकता है जब सेम फ्रीक्वेंसी के दो सोर्स हो। अगर सोचे यहां पे 3 सोर्सेज लगे हैं और तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, और मैं आपसे पूछूं क्या यहां पे पावर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है? तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है भाई, ये भी ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का है, ये भी ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का है, और ये भी ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का है। क्या पावर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है? ये VS1 है, ये VS2। आंसर इज नो। यहां पे किसी भी कंडीशन में पावर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब आप बोलोगे सर सेम फ्रीक्वेंसी होता है उससे क्या हुआ? इनकी वजह से जो करंट आएगा वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो सकता है। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज केवल दो कंपोनेंट हो सकते, दो करंट हो सकते हैं, दो सोर्सेज की वजह से जो करंट आएंगे ना, I01 I02, वो 90 डिग्री पे हो सकते हैं। तीसरा करंट 90 डिग्री पे दोनों से कैसे लोगे आप? भाई दो करंट I01 इधर है, I02 इधर है, ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो सकते हैं। भाई एक साइन है तो दूसरा कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, एक सोर्स की वजह से करंट साइन है, दूसरे की वजह से कोसाइन हो जाएगा, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज आ जाएगा। बट तीसरे का करंट वो भी तो है, वो इन दोनों के 90 होना चाहिए। अब वो इन दोनों के 90 तो हो नहीं सकता, वो तो इसी प्लेन में रहेगा कहीं पे। अगर मान लीजिए इससे 90 लेते हो तो इससे 90 नहीं रहेगा ये ऊपर वाले से, अगर इससे एक से इधर से 90 ले लेते तो इससे 90 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जब भी 3 सोर्स आ जाएंगे सेम फ्रीक्वेंसी के, फिर तो कभी भी पावर सुपरपोजिशन हो ही नहीं सकती। 2 सोर्स अगर हैं सेम फ्रीक्वेंसी के तो पॉसिबिलिटी है कि पावर सुपरपोजिशन हो जाए, लेकिन उन दोनों सोर्सेज की वजह से जो करंट आना चाहिए यहां पे वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए। अगर सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी ही डिफरेंट है, चाहे वो 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, अगर फ्रीक्वेंसी ही डिफरेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो पावर सुपरपोजिशन हो ही जाएगा। लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी तो फिर 2 ही सोर्स होने चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी के, पहली बात तो, और उनकी वजह से करंट जो आना चाहिए, लोड करंट, वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए, तभी पावर सुपरपोजिशन लग सकता है, अदरवाइज पावर सुपरपोजिशन नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर MSQ जो है वो आ सकता है। ठीक है, ये था पावर सुपरपोजिशन और कैसे हम पावर सुपरपोजिशन लगाते हैं मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, लास्ट एपिसोड में आपने लीनियरिटी थ्योरम पढ़ी थी। लीनियरिटी थ्योरम में हमने देखा था कि मान लीजिए कोई सर्किट है और ये लीनियर सर्किट है, लीनियर सर्किट है, और यहां पे जो लोड है वो भी मान लीजिए लीनियर है, ये मेरा लोड है वो भी लीनियर है। यहां पे मान लीजिए मेरे पास सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक सोर्स इधर लगा हुआ है, एक सोर्स मान लीजिए इधर लगा हुआ है। ठीक है, ये है मेरे पास VS और ये है IS, ऐसे मान लीजिए सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लीनियर सर्किट पे। ठीक है, अब
लोड भी मेरा लीनियर है। अब हम जानते हैं कि यहां पे वोल्टेज वी नोट है और ये करंट है मेरा आई नोट, तो मैं वी नोट को लिख सकता हूं AVS प्लस BIS। आप सब लोग जानते हो, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप आई नोट को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, A1VS प्लस B1IS, इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे जो VS और IS होने चाहिए वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होनी चाहिए। VS एंड IS ये कैसे होनी चाहिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे ही लीनियरिटी लगानी है, क्योंकि कई बार क्या होगा यहां पे AC सोर्स हो गई, ये AC होंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग भी हो सकती है। सोचे ये जो सोर्स है ये 10 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी का है और ये है 20, ये 10 साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी है, मान लीजिए ऐसे है। इसकी वजह से जो करंट है यहां पे, या इसको चलो 10 ही ले लेता हूं, ये DC सोर्स ले लेता हूं, इसको DC ले लेता हूं। इसकी वजह से जो ये करंट है आई नोट, ये आपको दे रखा है 5 एम्पियर, और इसकी वजह से जो करंट दे रखा है वो दे रखा है 2 एम्पियर। यहां पे आई नोट की वैल्यू दे रखी है। अकेला अगर ये सोर्स काम कर रहा है तो उसकी वजह से करंट है आई नोट, अकेला अगर ये सोर्स काम कर रहा है तो इसकी वजह से करंट है 2 एम्पियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये दोनों सोर्स काम कर रहे हैं तो ये करंट क्या होगा, तो आप ऐसा नहीं कि 2 और 5 को ऐड कर दोगे और आंसर आप 7 दे दोगे, गलत हो जाएगा भाई। क्यों? आप बोलोगे सर सुपरपोजिशन से यही तो करते हैं। जनाब जो सुपरपोजिशन होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की होती है, ये ध्यान दीजिएगा, उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज सुपरपोज करते हैं। तो यहां पे ये तो डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स की वैल्यू ये जो करंट दे रहा है ये डीसी करंट अपने आप में इंस्टेंटेनियस ही होता है। ये डीसी सोर्स है, इसकी वजह से वैल्यू भी आपकी यहां पे आउटपुट पे डीसी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। लेकिन ये जो एसी सोर्स है इसकी वजह से ये जो वैल्यू दिखी है ये तो आरएमएस वैल्यू दी गई है यहां पे, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं दी गई है। तो आपको ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस लेनी होगी, पहले निकालना होगा कि भाई ये करंट क्या है। यहां पे आई नोट 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि आरएमएस वैल्यू है तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, मैक्स वैल्यू इंटू √2 हो जाएगा। और यहां पे देख लो कि भाई साइन ओमेगा नोट आएगा कि कोस ओमेगा नोट आएगा, इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये आई नोट की वैल्यू आएगी यहां पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसमें ये ऐड करो 2, क्योंकि ये भी अपने आप में इंस्टेंटेनियस है। क्योंकि डीसी में तो क्या होता है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू सब बराबर ही होता है। तो इसलिए ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट है और ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट इस सोर्स की वजह से है। इन दोनों को सुपरपोज कीजिए, ना कि इनकी एक की आरएमएस ले लोगे एक की इंस्टेंटेनियस ले लोगे उसको ऐड करोगे ना। तो ध्यान रखिएगा सुपरपोजिशन में ये जो वैल्यूज लिखते हुए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के ऊपर आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम या लीनियरिटी थ्योरम अप्लाई होती है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाए, तो वो भी मैं ले लेता हूं। सोचिए मेरे पास एक लीनियर सर्किट है और यहां पे आपको ये VS दे रखा है, इधर IS दे रखा है, एक तरफ VS है एक तरफ IS है, ठीक है। और यहां पे लोड लगाया हुआ है और ये दे रखा है कि जो लोड है ये हमारा लीनियर लोड है, लीनियर लोड है। आपको एक टेबल दे रखी है VS, IS एंड V नोट। इस वोल्टेज को मैं V नोट बोल रहा हूं, ठीक है। VS की वैल्यू है 5, ये 10 है, ये मान लीजिए 8 वोल्ट है। अब ये दे दिया 20 साइन ऑफ ओमेगा नोट टी, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 15। अब ये दे दिया 20, ये दे दिया 10 साइन ऑफ ओमेगा नोट टी। आपसे पूछा बताओ ये क्या होगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? आप बोलोगे सर देखो वी नोट के ऊपर तो सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है, तो हम वी नोट को क्या लिख सकते हैं, वी नोट इज इक्वल टू AVS प्लस BIS लिख सकते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले केस में देखो, पहले केस में वी नोट की वैल्यू क्या है 8, पहले केस में तो डीसी है सारे के सारे। 8 इज इक्वल टू 5A प्लस 10B, यहां तक ये सही है। अगले केस में देखो ये है 15 और इधर क्या है बताओ, इधर लिखेंगे हम 20A। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लिखनी है, ध्यान रखना इसमें, ये जो वैल्यूज होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। 20A साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 5B, आप ऐसे लिखोगे, ये गलत है जनाब। क्यों?
क्योंकि इधर तो आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डाल दी हैं ए और बी के साथ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, लेकिन इस तरफ जो ये वैल्यू दे रखी है करंट वोल्टेज की, ये तो आरएमएस वोल्टेज है ना, तो आप इसको इसके बराबर नहीं कर सकते। इधर भी कौन सी वैल्यू आएगी, इधर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। आप बोलोगे सर पिछले केस में तो नहीं लिखा आपने, क्योंकि पिछले केस में डीसी वैल्यूज थी सारी की सारी। डीसी वैल्यूज में इंस्टेंटेनियस एवरेज आरएमएस सब बराबर ही होता है, इसलिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर एक भी एसी आ गया सोर्स, उस केस में अगर आप ये लगा रहे हो तो इस तरफ देखो, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है आपको, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू अगर ऐसे दे रखा होता है एसी सोर्सेज के केस में तो हम उसको आरएमएस बोलते हैं। तो ये अगर आरएमएस है तो इधर आरएमएस है और इधर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपने पुट कर रखी है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी आरएमएस वैल्यू जो है वो निकालनी होगी और वो फिर 15 के बराबर लेनी होगी। आई होप आपको समझ आया। और लास्ट केस में भी आरएमएस वैल्यू ही पूछी है, इसका मतलब लास्ट केस में जो वैल्यू पूछी है वी नोट की, वो पूछी है 20a प्लस 10b साइन ऑफ ओमेगा नोट टी। इस फंक्शन की आरएमएस वैल्यू आपसे पूछी है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो ए एंड बी तो चाहिए ना। अब ए एंड बी कैसे निकालेंगे, यहां से देखो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन से ये ए एंड बी की ये इक्वेशन होगी, दूसरे में इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल दो ना भाई। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर 25b स्क्वायर प्लस 1/2 एसी कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 400a स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये दे रखी है आपको 15, ठीक है। डीसी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 1/2 एसी कंपोनेंट का स्क्वायर, ये 15 दे रखा है, और ऊपर से एक ए और बी की ये रिलेशन आ गई। पुट करके आप ए एंड बी निकाल लोगे, वो यहां पे पुट कर दोगे, फिर उसकी आरएमएस निकालोगे, वो आंसर अब यहां पे करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। अभी तक ये मिस्टेक क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तक जो भी आप टेबल ले रहे थे उन सब में डीसी ले रहे थे। तो डीसी तो अपने आप में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होती है, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो रही थी। लेकिन अगर एक भी आपने ऐसा सोर्स ले लिया तो फिर बड़े ध्यान से करना है भाई। फिर इधर आरएमएस वैल्यू है तो इधर भी, इधर आरएमएस है तो इधर भी आरएमएस लेनी पड़ेगी ना। और ये वैल्यू पुट करते हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस से तो ये जो आंसर आएगा ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आनी चाहिए। तो आप क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो दे नहीं रखी है आपको, तो कौन सी वैल्यू दे रखी है, आरएमएस दे रखी है, तो फिर इसका आरएमएस लेना पड़ेगा आपको। पॉइंट को समझिए कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा जो है समझ आया। एक और चीज जरा देखिए, एक और चीज जरा देखिए। कई बार क्या होता है, ऐसा सर्किट दिया होता है, ठीक है, और यहां पे जैसे कोई रजिस्टर लगा दिया है, यहां पे कोई रजिस्टर लगा दिया है 10 ओम का, ठीक है। आपको ये दिया गया है कि अकेले वीएस की वजह से जो इसमें पावर है वो है मान लीजिए 40 वोल्ट। अकेला जो वीएस है वो दे रहा है पावर 40 वोल्ट। अकेला आईएस जो पावर दे रहा है वो दे रहा है मान लीजिए 90 वोल्ट। अगर मैं अकेला आईएस को अप्लाई करूं और इसको डीएक्टिवेट कर दूं तो पावर जो जाएगी वो 90 वोल्ट जाएगी इसमें। और अगर मैं वीएस को रखूं और आईएस को डीएक्टिवेट कर दूं तो पावर इसमें जाएगी 40 वोल्ट। ये आपको गिवन है। आपको बताना है अगर दोनों सोर्स एक साथ काम कर रहे होंगे तो पीएल मैक्स क्या होगा और पीएल मिन क्या होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर दोनों सोर्स एक साथ काम कर रहे होंगे तो इसमें पावर लॉस क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब आप बोलोगे सर देखो पहले केस में वीएस की वैल्यू इसमें 40 वोल्ट दे रखी है, इसका मतलब जो करंट होगा आई नोट, इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी आई नोट वो होगी 2 एम्पियर, और दूसरे केस में जो आई नोट की वैल्यू होगी वो होगी 3 एम्पियर, ठीक है। इस केस में, दूसरे केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर होगी। अब सुनो, हमें तो नहीं पता ना डायरेक्शन किधर होगी आई नोट की, ये तो दे नहीं रखा था ना, एरो तो दे नहीं रखा था भाई, और दे भी रखा होता तो हम जो आई नोट निकालेंगे वो तो कोई भी हो सकता है भाई, क्या पता ये आई नोट इधर है और 3 एम्पियर उधर हो, या हो सकता है दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो। अगर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट जो दोनों सोर्स की वजह से जो करंट आएगा वो आएगा 5 एम्पियर, और उसकी वजह से जो पावर आएगी वो आएगी 250 वॉट। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो ठीक है 250 वोल्ट आएगी। लेकिन अगर दोनों करंट ऑपोजिट है, ठीक है, तो फिर जो नेट करंट आएगा वो आएगा 1 एम्पियर का। 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 एम्पियर का, और 1 का स्क्वायर इंटू 10 कर दो तो पीएल मिन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 वोल्ट। सही है। तो कई बार जो है इस तरह से भी प्रॉब्लम फ्रेम कर दी जाती है जिसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी जाती है और आपसे पीएल मिन एंड पीएल मैक्स पूछ लिया जाता है कि मिनिमम पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ आई कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि सुपरपोजिशन जो है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं। करंट एंड वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए तो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाता है आपके एग्जाम में कि भाई ये सोर्स है, ठीक है, और यहां पे एक और सोर्स भी मैं कनेक्ट कर देता हूं,
और यहाँ पे कोई रजिस्टर है। सोचिए इस तरह का कोई सर्किट है, ये 20 एम्पियर है, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम है, ये 40 वोल्ट है, ये 10 ओम है। सोचिए इस तरह का कोई सर्किट दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये करंट क्या होगा, आई नोट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में सुपरपोजिशन की हेल्प से सोल्व कर रहे हो तो आप मूर्ख आदमी हो भाई। सीधा है आई नोट, नोडल लगाओ यार। सुपरपोजिशन दो अलग अलग सोर्स के लिए अलग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इस सोर्स को लो, केवल ये रखो और इसकी वजह से करंट निकाल दो, फिर इसको रखो, इसको डीएक्टिवेट कर दो, फिर करंट निकालो। तो लंबा जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधा नोडल से करेंगे सोल्व, सुपरपोजिशन से नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि अकेला इस सोर्स की वजह से कितना करंट आएगा। अगर मैं बोलूं अकेले इस सोर्स की वजह से कितना करंट आएगा, ये निकालना है। इस बार के अंदर टोटल करंट नहीं निकालना, अकेले इस सोर्स की वजह से करंट निकालना है। तो उसके लिए फिर इसको डीएक्टिवेट करना होगा। तो इसका मतलब है इसको फिर आप ओपन कर दो और उसकी वजह से करंट निकाल लो भाई, क्योंकि ये सर्किट तो काम कर नहीं रहा। तो इधर वाले सर्किट में करंट आ जाएगा 40/30, 4/3 एम्पियर जो है वो अकेले इस सोर्स की वजह से है, इधर का करंट। तो आप समझिए कि कैसे हम करंट निकालेंगे। कई बार एग्जाम में यह भी आ सकता है कि अकेले एक सोर्स की वजह से क्या होगा, तो अकेले उस सोर्स को रखो, बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दो। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से करंट निकालते हो तो बाकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है, डिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट नहीं करना होता। डिपेंडेंट सोर्सेज सर्किट का ही हिस्सा होते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम इनपुट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर किसी सर्किट में 3 इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब 3 इनपुट है वहां पे, तो एक टाइम पे एक ही इनपुट लो, बाकी 2 को डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। फिर अगले टाइम पे दूसरी इनपुट लो, बाकी अदर 2 को डीएक्टिवेट कर दो, और फिर लास्ट केस में तीसरी इनपुट लो, बाकी 2 को डीएक्टिवेट कर दो। हर एक इनपुट की वजह से रिस्पॉन्स को कैलकुलेट कर लो, आउटपुट को कैलकुलेट कर लो। आउटपुट कुछ भी हो सकती है, किसी ब्रांच का करंट हो सकता है, किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आउटपुट। तो हर एक इनपुट की वजह से, हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से वो आउटपुट निकाल लो, और फिर जब तीनों सोर्स एक साथ काम करेंगे तो उस आउटपुट को ऐड कर दो, सुपरपोज कर दो। सही है। इस तरह से आप जो है इसको कैलकुलेट करोगे, इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स अगर सर्किट में है, उनको नहीं छेड़ना है। डिपेंडेंट सोर्स को सर्किट में इंटैक्ट रखना है, उनको डीएक्टिवेट नहीं करना होता, केवल इंडिपेंडेंट सोर्स को करना होता है। ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह याद रहेगा इससे, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो जाएंगी। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे, जिसमें मैंने आपको सुपरपोजिशन थोड़ा सा रिवाइज कराया है। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम की। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।